सोयल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे मृदा उर्वरता का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ सोयल फर्टिलिटी। जो मृदा उर्वरता है उसका प्रबंधन कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे उनके उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो मृदा उर्वरता को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से कारक अपनाए जाते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज इसमें पहला है मृदा पीएच, यानी मृदा पीएच कैसी होनी चाहिए। तो मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों की वृद्धि के लिए या फिर उनके अच्छे उत्पादन के लिए क्या होना चाहिए, जो पीएच है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी उदासीन पीएच होनी चाहिए, जैसे 7 होनी चाहिए। या सामान्य फसलों के लिए अपन कौन सी पीएच मानते हैं, 6.5 से 7.5 के मध्य मानते हैं। तो मृदा का पीएच मान उदासीन से कम या ज़्यादा होने पर फसलों की वृद्धि पर क्या पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे पीएच कम हो गई है तो कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाने लग जाती हैं, और जो पोषक तत्व उनको चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो उनसे क्या होता है, उनके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। या पीएच अधिक हो गई है, या सेलाइन एल्कलाइन सॉइल्स होती है जो जिनकी पीएच 8.5 से ज़्यादा हो गई है, या लवणीय हो गई है, लवणीय क्षारीय मृदाएं हो गई है, तो उनके अंदर पौधों की पैदावार है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है पौधे का। तो उस कारण लवणीय भूमि के अंदर पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती और उत्पादन घट जाता है। इस पीएच मान को उदासीन पीएच मान पर लाने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अम्लीय भूमि है तो उसके अंदर क्या करते हैं, चूने का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय भूमि है उनमें कार्बनिक पदार्थ और रासायनिक सुधार जैसे जिप्सम डालते हैं, सल्फर का प्रयोग करती हैं, आयरन पायराइड्स का प्रयोग करती हैं। तो वो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए किया जाता है, ताकि उनकी पीएच, जो भूमि की पीएच है वो उदासीन उदासीनता की तरफ लाई जा सके। फिर आता है क्षारीय भूमियों को, तो वो हो गया रासायनिक नियंत्रण। और लवणीय भूमि की अगर बात करें, जैसे अपन लवणों को कुछ कर बाहर निकालना, उनको घोल कर बाहर निकालना, तो ये यांत्रिक विधियों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार क्षारीय भूमि का भी सुधार किया जा सकता है, क्योंकि जो सोडियम NaCl वगैरह जो भी होते हैं लवणीय भूमि के अंदर, तो उनको क्या करते हैं अपन घोल के या जड़ क्षेत्र से नीचे बहाकर दूर कर देते हैं, जिससे क्या हो जाए, वो भूमि होती है उसमें सुधार हो जाता है और पौधों की पैदावार शुरू हो जाती है। उचित भू परिष्करण यानी जो अपन कृषि क्रियाएं करते हैं भूमि के अंदर, तो उससे क्या होता है, भूमि की जो जल धारण क्षमता है या जल सोखने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वायु संचार भी बढ़ जाता है, तो वायुमंडलीय जो मृदा वायु का विनिमय यानी एक्सचेंज होता है वो अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट भूमि होगी उसके अंदर वायु संचार अच्छा नहीं होगा, जल धारण क्षमता भी अच्छी नहीं होगी। उसके लिए जुताई करना यानी भू परिष्करण करना आवश्यक होता है, तथा उचित समय पर जब फील्ड कैपेसिटी पे जो नमी होती है उसमें ही भू परिष्करण किया जाता है और मृदा संरचना में सुधार किया जाता है। लेकिन जो भारी मृदाएं हैं उनके अंदर ज़्यादा गीली मिट्टी के अंदर भी अपन जुताई नहीं करते हैं, क्योंकि जब नमी ज़्यादा होती है तो उसमें कीचड़ और ढेले बन जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, उससे मृदा संरचना जो होती है वो खराब हो जाती है। यानी जब भूमि अगर अपन कोई भी फसल उगा रहे हैं तो उस भूमि के अंदर क्या होना चाहिए, वायु संचार अच्छा होना चाहिए, नमी अच्छी होनी चाहिए, तो वो संरचना जुताई करके ही सुधारी जाती है। और अधिक जुताई करने से भी मृदा संरचना क्या है, प्रभावित हो जाती है, क्योंकि अगर अपन मशीनरी का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उससे मृदा जो संरचना होती है वो खराब हो जाती है। फिर उसके बाद आता है सूक्ष्म जीवों द्वारा सक्रिय रूप में भाग लेने वाली अनेकों मुख्य प्रक्रम निम्न प्रकार है। यानी सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है मृदा उर्वरता के अंदर, उसके बारे में, या सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है उसके बारे में देखते हैं। तो मृदा निर्माण तथा चट्टानों का विघटन, यानी जो अपर्दन होता है, वेदरिंग्स जो होती है चट्टानों की, उसमें सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा महत्व है। फिर कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्व है। फिर नाइट्रोजन का अमोनिया के रूप में निकालना, नाइट्रोजन को
नाइट्रोजन का बनना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन भूमि के अंदर स्थिरीकरण करना और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकालना। फिर उसके बाद आता है मृदा में प्राप्य नाइट्रोजन का अदृश्य होना, यानी जो नाइट्रोजन होती है भूमि के अंदर वो उपलब्ध फॉर्म के अंदर नहीं होती है, उसमें भी सूक्ष्म जीवों का रोल होता है। हरी खादों का विघटन यानी डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन मैन्योर, सल्फर का रूपांतरण सल्फेट का निर्माण हो जाता है, तो उनको सल्फर को भी ये रूपांतरित करती हैं पौधों को प्राप्य अवस्था में प्रदान करने के लिए। सूक्ष्म जीव कोशिका पदार्थ का संश्लेषण, यानी जो सूक्ष्म जीव है उनकी कोशिकाओं के अंदर भी जो पोषक तत्व होते हैं, एनपीके होता है, कार्बन की मात्रा है, वो सूक्ष्म जीवों के जो शरीर होता है उनके द्वारा भी ये भूमि के अंदर ऐड हो जाती है। क्योंकि सूक्ष्म जीवों की ज़्यादा संख्या होगी, वो बढ़ते और बिगड़ते रहेंगे, तो उनसे क्या होगा, भूमि के अंदर सुधार होगा। फिर मृदा अवयवों का ऑक्सीकरण अपकरण करना, फिर अविलेय पदार्थों से खनिज तत्वों जैसे फास्फोरस का निकलना, फिर सोयल मैनेजमेंट के अंदर इसमें मृदा की जुताई, सिंचाई, उचित जल निकास, खरपतवार नियंत्रण और प्रयोग आदि सस्य प्रबंधन ये क्रियाओं का मृदा उर्वरता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लंबे समय से मृदा में फसल न उगाने से भी मृदा उर्वरता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इरोजन कंट्रोल द्वारा मृदा की उर्वरता संरक्षित है, कंजर्वेशन, यानी जब इरोजन का हम कंट्रोल करेंगे यानी अपरदन का कंट्रोल करेंगे तो उससे भी भूमि के जो पोषक तत्व है उर्वरता है उसको अपन बनाए रख सकते हैं। फिर उचित समय पर किए गए सस्य कार्यों का मृदा की उर्वरता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। फिर आता है खरपतवार नियंत्रण। वीड कंट्रोल भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीड्स है वो अधिक मात्रा के अंदर क्या करते हैं, पोषक तत्वों को पोषक तत्वों का दोहन करती हैं भूमि से। तो स्वच्छ और जो खरपतवार होते हैं फसल के साथ क्या करते हैं, मृदा नमी, प्रकाश और खाद्य पदार्थों के लिए स्पर्धा यानी कंपटीशन रखते हैं, तो इनका नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। तो स्वच्छ बीज, जो अपन बुआई के लिए जो बीज यूज में ले रहे हैं वो स्वच्छ यानी साफ होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी वेड या इनर्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए। खरपतवारों को क्या करते हैं अपन, बीज बनने से पहले ही काट देना चाहिए, खरपतवारों को हाथ से काट देना चाहिए, या जुताई करके, जैसे कॉटन के अंदर बार बार जुताई इसी कारण की जाती है ताकि खरपतवारों का अधिक से अधिक कंट्रोल किया जा सके। फिर है शीघ्रता से वृद्धि करने वाली फसलें उगाना, जो कि क्या कर लेगी, वीड्स को ज़्यादा ऊपर नहीं उठने देगी, और वो जब ज़्यादा जल्दी से वृद्धि करेगी तो खरपतवार है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जलाकर यानी जलाक्रांत बोलते हैं जिसको अपन, वाटर लॉगिंग करने से भी वीड्स का कंट्रोल किया जा सकता है। खेत में पानी भरकर, ये चावल के अंदर जो अपन करते हैं वो है खेत के अंदर पानी भर के भी अपन खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। अब चावल के अंदर अपन देखें, चावल की जो फसल होती है उसके अंदर अपन पानी खड़ा रखते हैं, तो अपन सोचते हैं भी भूमि के अंदर वायु संचार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वायु संचार के बिना पौधों की वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जो चावल की जो फसल होती है उसकी जो पत्तियां होती है उनके अंदर ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। इसी कारण चावल की जो फसल होती है उसमें पानी भर के रखते हैं ताकि वीड्स का कंट्रोल होता रहे और साथ में ही चावल की फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। फिर मल्चिंग द्वारा, अगर अपन देखा होगा ग्रीन हाउस वगैरह या फिर जो सब्जी उत्पादन करते हैं उसमें मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, उसके अंदर अपन घास फूस की मल्चिंग भी कर सकते हैं। पॉलीथीन मल्चिंग का नाम सुना होगा आपने, वो वीड कंट्रोल के साथ साथ जो जल संरक्षण है उसको भी ध्यान में रखकर मल्चिंग की जाती है। फिर रासायनिक पदार्थों जैसे 2,4-D है, 2,5-5T है, MCP है, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट आदि का प्रयोग भी करते हैं वीड कंट्रोल के लिए। अब ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण के लिए अलग अलग से वीड जो हर्बिसाइड्स हैं वो आते हैं, जैसे ग्लाइफोसेट है वो अधिक मात्रा में
वीड का कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। उसमें कोई ऐसा उसके छिड़काव से कोई ऐसा पौधा नहीं बचेगा जो कि इसके छिड़काव से बच जाए। यानी यह ग्लाइफोसेट जो है वो अवर्णनात्मक और हर्बिसाइड होता है। फिर उसके बाद आता है मृदा में उचित जल संधारण, यानी मृदा के अंदर नमी को बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो उसके लिए मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। तो मल्चिंग क्या करते हैं, नमी संरक्षण के लिए और वीड मैनेजमेंट दोनों के लिए ही किया जाता है। फिर है खरपतवारों को नष्ट करके। तो खरपतवार जो होते हैं वो जब उनका वाष्पोत्सर्जन होता है तो उनके द्वारा भी जल की हानि होती है, पोषक तत्वों का भी नुकसान होता है। तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, खरपतवारों को नष्ट करते हैं उचित समय पर जुताई करके। यानी फील्ड कैपेसिटी की जो जल धारण क्षमता होती है भूमि की, उसके आधार पर ही उसकी जुताई की जाती है। यानी अधिक सूखने पर और अधिक गली भूमि के अंदर भी जुताई नहीं करनी चाहिए। वर्षा के पानी को रोक कर, यानी जो रन ऑफ वाटर है, जो अधिक पानी है जो बह के खेत से बाहर जा रहा है, तो उसको क्या करते हैं अपन, रोक देते हैं। तो जो जल फिर खेत के अंदर होता है तो न्यूट्रिएंट्स भी घुलकर बाहर नहीं जाएंगे और भूमि के अंदर ही जल संरक्षण हो जाएगा। फिर उसके बाद है शुष्क क्षेत्रों में खेती को प्रति यानी फैलो छोड़कर, यानी जो ड्राई लैंड एरियाज है उनके अंदर क्या करते हैं अपन, एक बार फसल नए उगाकर उसको प्रति छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाती है। फिर आता है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके। इससे क्या होता है, जब मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में हुए तब मृदा नमी है वो बनाए रखने की क्षमता क्या हो जाती है, भूमि की बढ़ जाती है। फिर आता है उचित जल निकास एवं वायु संचार, यानी प्रॉपर ड्रेनेज एंड एरेशन। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो भूमि के अंदर जो अधिक जल है, यानी जितने जल की आवश्यकता होती है या अधिक मात्रा में जल होगा तो लीचिंग द्वारा क्या हो जाती है, जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाती है और पानी की मात्रा अधिक हो जाने पर वायु संचार नहीं हो पाता है, जिससे मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण जड़ों के विकास में बाधा आती है। अब ये आपको पहले मैंने बताया था, ऊपर बताया था चावल चावल की फसल के अंदर पानी भर के रखती है। अब इसमें जो अन्य क्रॉप्स होती है उनमें वायु संचार अगर नहीं हो जाता है, भूमि के अंदर क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि जड़ों की वृद्धि को नुकसान पहुंचाती है। यानी पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि पौधों की वृद्धि के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इन और फसल है उनके अंदर पत्तियों के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, लेकिन जो चावल की फसल होती है उसमें पत्तियों के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। इस कारण उसमें एयरेशन की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। और जल निकास अगर अपन नहीं करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, जब पानी भरा रहता है तो सॉल्यूशन के रूप में जो लवण होते हैं वो घुल जाते हैं, और जब वाष्पीकरण होता है तो वो लवण क्या हो जाते हैं, भूमि की सतह पर आ जाते हैं। इस कारण जल निकास होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे एयरेशन, जो भूमि की वायु संचार जो क्रिया है वो अच्छी तरीके से बनी रहती है। फिर उसके बाद आता है मृदा अपरदन नियंत्रण, यानी सोइल इरोजन कंट्रोल कैसे करते हैं। तो सोइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए जब सोइल का अपरदन होता है तो उससे क्या होता है, खाद्य पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि क्या होते हैं, बहकर नष्ट हो जाती हैं। यानी अपरदन दो प्रकार का होता है, जल द्वारा और वायु द्वारा। वायु द्वारा जल अपरदन होता है तो भूमि के जो कुछ छोटे कण होते हैं मृदा के, वो क्या उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वो भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। उसी प्रकार जल द्वारा जब अपर्दन होता है तो उसमें पोषक तत्व मिलकर चले जाते हैं और फील्ड के अंदर क्या हो जाता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उसको भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए अपन नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें बताया भी अपर्दन से क्या नुकसान होता है। मसूरी में कृषि परीक्षण केंद्र में यह अभिलेखन किया गया कि 2% डाल पर 43 टन प्रति एकड़ सतह की मिट्टी बह जाती है। इस कारण वो पोषक तत्व नष्ट हो जाती है।
उनके लिए क्या करते हैं, खेतों के चारों ओर मेड़ बंदी या बांध बनाकर अपन क्या करते हैं, जो पानी बहता है उसको रोक देते हैं, तो पोषक तत्व है वो नष्ट नहीं होते हैं। फिर ढालू भूमि में ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करना, यानी ढाल के विपरीत जो ऐसी ढाल होती है उसके विपरीत दिशा में जुताई करने से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्योंकि ऐसे जब ढाल के समानांतर अपन जुताई करते हैं तो जो जल द्वारा नुकसान होता है, तो जो खाइयाँ बन जाती है उसके द्वारा पोषक तत्व है वो गुल के निचले स्तरों पर चले जाते हैं। फिर ढालू भूमि में ऊपरी भाग पर घास उगाकर, यानी जो ढाल के ऊपरी हिस्सा होता है उस पर अपन क्या करते हैं, घास की पट्टियां बना देते हैं, तो उससे जो मिट्टी का अपरदन होता है वो नहीं हो पाता। इस कारण भी पोषक तत्वों की हानि से बचा जा सकता है। ढालू भूमि में क्या करते हैं, ढाल की ओर मेड़ बांध कर, यानी जो ढाल ऐसी है तो उसमें ऐसी आडी मेड़ बना देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जो यहाँ का पानी है वो यहाँ बढ़ जाता है, फिर यहाँ का पानी यहाँ बढ़ जाता है। इससे जो रन ऑफ वाटर के द्वारा जो पोषक तत्वों का नुकसान होता है वो नहीं हो पाता है। तो बरसात के दिनों में शीघ्र पकने वाली फलीदार फसलें उगाकर, यानी जो बरसात के समय होता है, फलीदार जो फसलें होती है उनकी क्या होती है, वृद्धि अधिक होती है तथा वो भूमि के ऊपर एक मल्चिंग के रूप में फैल जाती है। तो उनके लिए जैसे लोबिया है, मूंग है, मोठ है, ये फसलें क्या करती हैं, इनकी वृद्धि अधिक होती है, साथ में ये भूमि के जो अपरदन होता है उसको रोक देते हैं। फिर उसके बाद आता है वैज्ञानिक फसल चक्र का प्रयोग करना, यूज ऑफ साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, यानी कौन सी फसल बोनी है उसके बाद कौन सी फसल बोते हैं अपन, उसके हेर फेर कर अगर बोते हैं तो वीड का कंट्रोल भी होता है, पोषक तत्वों की जो मृदा की उर्वरक क्षमता है उसको भी बनाए रखा जा सकता है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, खेतों में फसलों को हेर फेर कर बोने से खरपतवारों की वृद्धि कम होती है तथा मृदा अपरदन कम होने से पोषक तत्वों का ह्रास भी कम होता है और उर्वरता समान बनी रहती है। फसल चक्र के अनुसार मूसला जड़ वाली फसलों के बाद जकड़ा जड़ वाली और कम खाद चाहने वाली फसलों के बाद अधिक खाद चाहने वाली एवं उर्वरक चाहने वाली फसलें बोना, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों को बोना। इसी प्रकार खाद्य तत्वों की कमी एक निश्चित क्षेत्र में नहीं होती है और उर्वरता अधिक समय तक बनी रहती है। यानी फसल चक्र अपन अपनाएंगे तो उसमें कभी दलहनी फसलें बो दी, दलहनी के बाद तिलहनी बो दी और तिलने के बाद खाद्यान्न फसलें बो दी, या दलहनी फसल के बाद खाद्यान्न फसल अगर बोते हैं तो उससे जो दलहनी फसलों ने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया था, यानी भूमि के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ था उसका यूज क्या हो जाता है, तो दलहनी फसलों को क्या होता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है तो वो उनको प्राप्त हो जाती है। इससे पैदावार में बढ़ोतरी होगी और साथ में ही एक ही फसल बार बार बोने से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, जैसे किसी फसल को नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम की मात्रा अधिक चाहिए, उसी को अपन बार बार बोते हैं तो उन पोषक तत्वों की भूमि के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर आता है फलीदार फसलों को उगाना, दलहनी फसलों से सहजीवी बैक्टीरिया द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा के अंदर स्थिरीकरण करके मृदा उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। दलहनी फसलों जैसे चना है, मटर है, वसीम, लुसन, लोबिया, सनई, डेंचा, ग्वार, उड़द, मूंग आदि फसलें अनुकूल परिस्थितियों में लगभग 50 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। इस प्रकार दलहनी फसलों का फसल चक्र के अंदर प्रयोग करना चाहिए, इससे भूमि सुधार होगा और मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहेगी। फिर आता है उर्वरकों का प्रयोग, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मृदा उर्वरता की वृद्धि के लिए भी भिन्न प्रकार के उर्वरक प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे कि पौधों की ऊपरी भाग एवं जड़ों की उचित वृद्धि हो सके। अब जो अपन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो वो मृदा उर्वरता के लिए करते हैं ताकि पौधों को या फसल को अधिक से अधिक पोषक तत्व मिल सके, उससे पौधों को जो फसल का उत्पादन है वो अधिक होगा और अगर उत्पादन अधिक होगा, फर्टिलिटी बनी रहेगी तो इससे उत्पादन में फायदा होगा। फिर आता है फार्म खाद, हरी खाद और फसल अवशेष का प्रयोग करना, यानी
जो हरी खाद है या एफवाईएम है उनका अपन फसल अवशेष भूमि के अंदर मिलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मृदा की जो उर्वरक क्षमता है उसको बनाए रखते हैं या उर्वरता में वृद्धि कर देते हैं। क्योंकि जब ऑर्गेनिक मैटर अगर भूमि के अंदर होगा, सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी भी अधिक होगी और वो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, जो पोषक तत्व है इनकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। तो हरी खाद वाली फसलें उगाने से अवमृदा में खाद्य तत्व जड़ों द्वारा ऊपर सतह पर आ जाते हैं। इससे मृदा की कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में भी वृद्धि होती है। यानी जो हरी खाद का अपन उपयोग करते हैं तो वो क्या करते हैं, भूमि से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और अपने पौधे के अंदर स्टोर करती है। फिर उसको अगर अपन भूमि के अंदर वापस मिलाते हैं तो जो नीचे से न्यूट्रिएंट्स के शोषण करके ऊपर लाए गए थे वो भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ जाती है और जो पोषक तत्व पौधे के अंदर थे वो भूमि के अंदर प्राप्य अवस्था में आ जाती है, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है तथा पौधों की बढ़वार व उत्पादन में भी वृद्धि होती है। मृदा विकार एवं हानिकारक कीड़ों की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ सोइल डिसऑर्डर एंड हार्मफुल इंसेक्ट, यानी जो भूमि के अंदर कीड़े हैं उनकी रोकथाम कैसे करते हैं और भूमि के अंदर जो विकार यानी डिसऑर्डर होते हैं उनको कैसे कम किया जाता है। मृदा से लाभप्रद फसल प्राप्त करने के लिए फसलें उगाई जाती है, वह नहीं उग पाती है तो यह स्थिति मृदा विकार कहलाती है। यानी जैसे अपन ने कोई फसल बोई है, अधिक अम्लीय भूमि के अंदर वो फसल का अंकुरण नहीं हुआ है, यानी जो बीजों का अंकुरण नहीं हुआ है या क्षारीय भूमि के अंदर नहीं हुआ है, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का विकार हो गया। यह विकार मृदा की शक्ति क्षय होने पर होने वर्षों तक लगातार एक ही फसल उगाने से होता है। फसलों द्वारा लिए गए खाद्य तत्वों की पूर्ति न करने या मृदा में क्षति पहुंचाने वाले लवण जैसे सोडियम कार्बोनेट्स आदि अधिक हो जाने से हो जाता है। इन विकारों को पर्याप्त सीमा तक निम्न क्रियाओं अपनाकर दूर किया जा सकता है। यानी जो विकार है उनको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, उसके लिए क्या करते हैं अपन, कार्बनिक पदार्थों और पौधे जो खाद्य तत्वों से मृदा को परिपूर्ण करना है, यानी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ा देते हैं और पौधों को जो खाद्य तत्व जो पोषक तत्व चाहिए उनकी मात्रा को बढ़ा परिपूर्ण कर देते हैं या जितनी आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में उपलब्ध करा देते हैं। तो मृदा की जो विकार है यानी डिसऑर्डर है उनकी पूर्ति की जा सकती है। तो मृदा में उचित भूपरिष्करण करना यानी पौधों के जर्मिनेशन या बीज के जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशंस चाहिए, जैसे भुरभुरी भूमि चाहिए या उसमें उचित नमी होनी चाहिए, वायु संचार अच्छा होना चाहिए। जैसे अपन जुताई करते हैं, पाटा चलाते हैं, तो वो एक पाटा चला के नमी संरक्षण का कार्य करते हैं ताकि जो भूमि के अंदर नमी है वो बनी रहे और पौधों का जो बीजों का अंकुरण क्या है अच्छे तरीके से हो सके और बढ़वार भी अच्छी हो सके। अगर पानी भूमि के अंदर है, मिट्टी के अंदर पानी नहीं होता है तो जो भूमि के पोषक तत्व होते हैं वो घुलनशील अवस्था में नहीं होते हैं और वो पौधों को नहीं मिल पाते हैं। फिर आता है मृदा अपरदन को रोक कर, यानी जब भूमि का इरोजन जो सोइल इरोजन होता है उससे पोषक तत्वों का नुकसान होता है, उनको अपन रोक कर जो मृदा अपरदन को रोक कर भी भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं। वैज्ञानिक फसल चक्र को अपनाकर भी अपन जो भूमि की जो विकार पैदा होती हैं, यानी अधिक पोषक तत्व दोहन होने से भूमि के अंदर विकार पैदा होते हैं, तो फसल चक्र अपनाकर भी इसको रोका जा सकता है। मृदा में उचित जल निकास करना, यानी उचित जल निकास होगा, खेत के अंदर अधिक पानी नहीं भरा रहेगा या अधिक सूखा नहीं रहेगा तो उससे भी जल्दी जो या ज़्यादा पानी भरा रहने से भूमि के अंदर क्या हो जाते हैं, लवणों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो जल निकास भी होना उचित आवश्यक होता है। भू संरक्षण क्रियाएं करना है, यानी मृदा की जो इरोजन से जो अपन रक्षा करते हैं, जैसे पलवारण मल्चिंग करके, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करके या कोई फसल उगाकर जो अपन संरक्षण करते हैं उन क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। मृदा में बहुत सारे हानिकारक जीव रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव पौधों में अनेक प्रकार के रोग पैदा करती हैं। इनसे फसलों को बचाने के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अच्छी गैस को लगभग 8 इंच की गहराई तक प्रयोग करना भी उचित सिद्ध होता है। यानी हाइड्रोसाइनाइड जो गैसें होती है उनका प्रयोग करके अपने जो सूक्ष्म जीव है या हानिकारक जो कीड़े मकोड़े हैं उनको
नष्ट किया जा सकता है। गर्मी में गहरी जुताई करके, गहरी जुताई करने से क्या होता है, तेज धूप से वहाँ के जो पिपा कीड़े या प्रोड होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, तो हानिकारक कीड़ों का नाश हो जाता है। इसी कारण से ही हमेशा ही बताया जाता है कि गर्मी में भूमि की गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए। इससे क्या, जिसे सोइल सोलराइजेशन भी हो जाता है, यानी भूमि का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे कीड़े मकोड़े जो पिपा है वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार गहरी जुताई करके भी कीड़ों को नष्ट किया जा सकता है। फिर आता है मृदा उत्पादकता, यानी सोइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। उसमें अपन देखें तो जो फसल उत्पादन की विनिर्देश परिस्थितियों में किसी मृदा की फसल पैदा करने की क्षमता मृदा उत्पादकता कहलाती है, यानी ये कैपेसिटी ऑफ सोइल टू प्रोड्यूस अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड सोइल प्रोडक्टिविटी, यानी एक निश्चित वायुमंडलीय या वातावरणीय जो परिस्थितियां होती है उनके अंदर जो भूमि की उर्वरक क्षमता है उसके द्वारा जो फसल पैदा की जाती है उसे ही मृदा उत्पादकता कहते हैं। यानी पहले भी बताया गया था, जो मृदा उत्पादक होगी वह उर्वरक होगी, लेकिन उर्वरक को मृदा उत्पादक हो ये है निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो उर्वरक मृदा होगी फसल अच्छी होगी, लेकिन उसमें ओलावृष्टि हो गई या आगजनी की घटना हो गई या फिर अतिवृष्टि हो गई तो उससे क्या होता है, वो फसल नुकसान हो जाता है, उसमें उत्पादन नहीं मिल पाता है। इस कारण वो उर्वरक मृदा होते हुए उत्पादक सिद्ध नहीं होती है। मृदा उत्पादकता से अभिप्राय है कि उसकी प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन क्षमता रखने से है, अर्थात किसी कृषि उत्पाद की प्रति हेक्टेयर क्विंटल में उपज उस मृदा की उत्पादकता कहलाती है। कोई भी मृदा सभी फसलों को समान सफलता के साथ पैदा नहीं कर सकती है, एवं एक ही भू प्रबंधन की प्रणाली का सभी मृदाओं पर एक ही प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी भूमि का जो प्रबंधन करते हैं अपन तो वो अलग अलग करना पड़ता है, जैसे सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है, या जो हेवी सॉइल्स हैं उनके अंदर अलग अलग क्रियाएं की जाती है, तो उनका अलग अलग प्रभाव भी पड़ता है। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति एकड़ पैदावार लेने की क्षमता से है तथा उत्पादकता का माप उत्पाद या उपज होती है। उत्पादन कई वृद्धि कारकों के पारस्परिक संबंधों के ऊपर निर्भर करता है। इसमें प्रत्येक का पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त दिशा में होना आवश्यक है। अधिकतम उत्पादन लेने के लिए सभी कारकों को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखना जरूरी होता है। जैसे कौन कौन से कारक है, जलवायु, मृदा का भौतिक संगठन, स्थलाकृति को मनुष्य नियंत्रण में नहीं करता है, इसी से क्या हो जाती है, मृदा उत्पादकता प्रभावित होती है। इसके अलावा अन्य कारकों जैसे मृदा नमी, कीड़े मकोड़े, बीमारी, जलाक्रांत इत्यादि को मनुष्य पूर्ण रूप से आंशिक रूप से नियंत्रित कर सकता है। पौधों की किस्में तथा उनके बोने का समय, उर्वरता प्रबंधन एवं खरपतवार आदि को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। वृद्धि के कारकों का पारस्परिक संबंध एक धारणा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी कौन सी धारणा होती है, जो इक्वेशन दी होती है, इस धारणा द्वारा उत्पाद या उपज की या मृदा उत्पादकता व संबंधी कारकों का निम्न समीकरण द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। यानी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो यील्ड से होती है। अब यील्ड के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे सोइल है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, हाइट है, टेम्परेचर है, ये क्या हो गया सारे, या मैनेजमेंट कौन कौन सी है, तो इनके बारे में इक्वेशन की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे सॉइल हो गई, मृदा उर्वरकता, भौतिक व्यवस्था, क्लाइमेट हो गया, द क्रॉप उत्पादक संख्या व वृद्धि, अच्छे मैनेजमेंट हो गया, टी टाइम हो गया। यानी जब ये सारे कार्य करेंगे तब जाके यील्ड प्राप्त होगी और यील्ड से प्रोडक्टिविटी का निर्धारण होगा। उक्त सभी कारकों में फसल उत्पादन के लिए मुख्य कारक है मृदा होती है। फिर उसके बाद मृदा संरचना, कणाकार, जल धारण क्षमता, वायु संचार, हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति व अनुपस्थिति तथा मृदा उर्वरता अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। सिचुएशन ऑफ सोइल, मृदा की स्थिति कैसी है, यानी जो यदि अन्य कारक समान होते हैं तो शहर के पास वाली मृदा अधिक उत्पादक होती है, क्योंकि शहर के पास होने के कारण साग सब्जी
वाली फसलें अधिक उगाती हैं, जिन्हें बाजार में बेचने के लिए सुविधा होती है और अधिक मूल्य प्राप्त होता है। मृदा की भौतिक दशा यानी फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल। मृदा की उपयुक्त भौतिक दशा में ही पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। उपयुक्त भौतिक दशा कौन सी हो गई, जैसे टेम्परेचर है, या सूर्य का प्रकाश कितना मिल रहा है उनको, या नमी कितनी मिल रही है, तो ये क्या होगी, भौतिक दशाएं होगी। इसी कारण पैदावार अधिक उत्पादक होती है। मृदा उर्वरता सोइल फर्टिलिटी है। मृदा में यदि सभी आवश्यक खाद्य पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में, उचित अनुपात में, प्राप्य अवस्था में यानी अवेलेबल फॉर्म के अंदर होंगे, तो मृदा उपजाऊ होती है और उसकी उत्पादकता भी अधिक होती है। मांग यानी डिमांड, यदि किसी वस्तु का उत्पादन समान रहता है और मांग बढ़ती है, तो उस वस्तु की प्रति इकाई मूल्य बढ़ जाता है, जिससे लाभ अधिक होता है और फलस्वरूप उत्पादन में भी वृद्धि होती है। यानी जिस चीज की मांग अधिक होती है, उस फसल को अगर अपन बोलते हैं उपजाऊ भूमि के अंदर, तो उससे उत्पादन भी अधिक मिलेगा, क्योंकि जब उत्पादन होगा उसको बाजार में मांग के आधार पर बेचा जाएगा, तो उससे मूल्य में भी वृद्धि होगी। तो यह भी कारक होता है। मांग हो गया। फिर उसके बाद है यातायात की साधन यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। यदि अन्य बातें समान रहती है, तो पक्की सड़क पर स्थित फार्म ही की उत्पादकता कच्ची सड़क के किनारे के फार्म की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि जो सड़क के अगर नज़दीक होगा तो उसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा रहेगी, और जो रोड से दूर होगा खेत, तो उसमें ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा आएगा उससे क्या हो जाता है, उत्पादन की कमी हो जाती है। यानी जो फसल अपन ने उगाई है, काट के फसल जो बाजार में बेचेंगे, तो उसमें जो कॉस्ट खर्च की है हमने, यानी जो पैसा खर्च किया है, वह जो उत्पादन हुआ है उसमें से कट जाएगा, तो उससे क्या हो जाता है, जो उत्पादकता है वो घट जाती है। अब मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर एक अच्छी उत्पादक मृदा हमेशा उर्वरक होती है, परंतु उर्वरक मृदा सदैव उत्पादक नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें प्राकृतिक जो कारक होते हैं वो भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो मृदा उर्वरता और उत्पादकता के कौन कौन से मुख्य जो अंतर हैं उसके बारे में इस टेबल में दर्शाया गया है। मृदा उत्पादकता को उसकी उपज के मूल्य से मापा जाता है, अर्थात 1 एकड़ की उपज का मूल्य रुपयों में मापा जाता है। फिर मृदा उर्वरता को उसकी उपज से मापा जाता है, अर्थात क्विंटल, किलोग्राम यानी प्रति हेक्टेयर कितना हुआ उसे मापा जाता है, कितना उत्पादन हुआ है, वो उसकी उर्वरता होगी। और उत्पादकता उसके मूल्य से प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मापा जाता है। उपज का मूल्य बढ़ने से किसी मिट्टी की उर्वरता अपेक्षाकृत कम होने पर उसकी उत्पादकता अधिक हो सकती है। अगर उपज मूल्य में बढ़ा है, मिट्टी में उर्वरता कम है, तो उत्पादन अधिक हो सकता है। जैसे कोई फसल की मांग ज़्यादा है, भी तो कम उर्वरक है, लेकिन जिसमें जो जितना उत्पादन हुआ है उसकी बाजार में मांग ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, उत्पादकता अधिक होगी। अब उपज का मूल्य बढ़ने पर मूल्य की उर्वरता नहीं बढ़ती, जब तक कि अच्छी जुताई, खाद, सिंचाई व जल निकास आदि से उसकी उर्वरता न बढ़ाई जाए। फिर उसके बाद आता है मृदा की उर्वरता, परिवहन के व्यय, उपज की मांग तथा फसल पैदा करने में व्यय मृदा उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। यानी मृदा उत्पादकता कौन कौन निर्धारित करता है, परिवहन में जो खर्चा हुआ है, उपज की मांग कितनी है, वो उसमें उत्पादकता में ऐड हो जाता है। और मृदा की भौतिक दशा, जैसे रासायनिक स्थिति है, मृदा में पौधों के खाद्य तत्वों की मात्रा है, उनकी संतुलित मृदा उर्वरता को निर्धारित करते हैं। यानी उर्वरता को निर्धारित करता है, जो पोषक तत्व है वो निर्धारित करते हैं, लेकिन उत्पादकता को परिवहन, उपज की मांग, फसल पैदा कितनी उसमें उत्पादन हुआ है, उसको उत्पादकता में गिना जाता है। फिर उसके बाद आता है मृदा उत्पादकता एक व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत भौतिक क्रियाएं व आर्थिक नियम काम करती हैं। उपज का मूल्य मुख्य रूप से मृदा उत्पादकता निर्धारित करती है, लेकिन उर्वरता जो है, उर्वरता उत्पादकता का एक मुख्य अंग है। उर्वरता के अंतर्गत आर्थिक नियम, मांग, पूर्ति, उत्पादन व्यय, उपज के मूल्य का विचार नगण्य है। उत्पादकता पौधों
या फसल पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन जो मृदा उर्वरता होती है वो पौधों को सभी खाद्य पोषक तत्वों प्रारूपी यानी उचित मात्रा में उचित संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उर्वरता कहते हैं। तो ये आपके जो है ये डिफरेंस हमेशा पूछी जाती हैं मृदा सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या अंतर होता है, या फिर जो सॉइल प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन पूछी जाती है, सॉइल फर्टिलिटी की डेफिनेशन पूछी जाती है, और इनको फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए, ये आपके वो प्रभावित करने वाले कारक हो गए, और सॉइल फर्टिलिटी का अपने प्रबंधन कैसे करते हैं तो वो इसमें दिखाया गया है। पीएच कैसे कंट्रोल करते हैं, खरपतवार कंट्रोल करना है, उनसे क्या हो जाता है जो सॉइल फर्टिलिटी है वो प्रभावित होती है। तो ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। धन्यवाद।